लंग्स में जा रहा है। और फिर अगर सपोज करो हार्ट खराब नहीं है तो लंग्स का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, हार्ट में। यानी इसका उल्टा कर दो, अगर लंग्स खराब तो कुछ समय बाद हार्ट खराब। क्लियर। इसलिए इन दोनों का रिलेशन है, अगर हार्ट खराब होगा तो भैया बहुत समय बाद लंग्स तो खराब होने ही है, और लंग्स खराब है तो बहुत समय बाद हार्ट खराब होने। कंजनाइटल हम हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि देखो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड होने लग जाता है, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप बोलोगे सर हार्ट का तो एक ही काम है ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि हार्ट का और लंग्स का रिलेशन होगा। जब हम कंजनाइटल पढ़ेंगे ना बच्चों वाली, उन सब में मेजर सिम्टम यही दिखता है, ऑक्सीजन की कमी। तब मैं आपको बताऊंगा क्यों सर, क्योंकि हार्ट और लंग्स का रिलेशन है। अगर एक चीज बिगड़ेगी तो दूसरी भी बिगड़ती है। इसलिए क्लबिंग इन फिंगर्स, कोई भी हार्ट की डिसीज हो, कोई भी लंग्स की डिसीज हो, आप लिखाओगे कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होने वजह से आपकी फिंगर्स में क्लबिंग होने लग जाती है। इसलिए ये हार्ट की प्रॉब्लम है ना, इसलिए इसमें क्लबिंग भी लिख सकते हो। तो अब इसलिए कोई ये बताओ, ये कोई ऐसा सिम्टम हुआ जो एंडोकार्डाइटिस को पहचान सके? बिल्कुल नहीं सर, इसलिए इसमें डेथ हो जाती है। आप सबको हो सकती है, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना क्लबिंग इन फिंगर लेके, तो क्लब तो बोलेगा अरे ऑक्सीजन की कमी है, कुछ नहीं हो सकता है, मे भी कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ भी हो। तो एंडोकार्डाइटिस इस तरीके से आपके नील्स होने लग जाते हैं बड़े, इसको बोलते हैं। ये इस चीज का सिम्टम है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। और क्या क्या दिखेगा सर क्लबिंग इन स्प्लेनोमेगली, अगर आपकी स्प्लीन में चला गया तो स्प्लीन का साइज बड़ा होता है। एक ब्राउनिश पिगमेंट पूरे बॉडी में होने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं कैफे आउलेट पिगमेंटेशन। क्या होता है कैफे आउलेट पिगमेंट? आपके बॉडी में इस तरीके के, अच्छा ये नाम कैसे पढ़ा मैं ये भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है ये, हमें तो याद करना पड़ा, आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, एक टेक्निक बताऊंगा। इस तरीके ब्राउन कलर के ये पिगमेंट पड़ने लग जाते हैं पूरी स्किन में। क्यों सर ये क्यों पड़ने लग जाते हैं? ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। अगर वो हार्ट से आपके स्किन में ट्रेवल कर गया तो हो सकता है, जरूरी है क्या सर हार्ट से करा, क्यों डायरेक्ट स्किन में ही हो गया हो तो भी इस वजह से इसके सिम्टम्स क्या नहीं पकड़ पाते। कैफे आउले का पिगमेंटेशन का मतलब मालूम क्या होता है? कैफे आउले वर्ड कहां से आया? कैफे आउले वर्ड का मतलब होता है कॉफी इन मिल्क। कॉफी इन मिल्क, कभी कैफे आउले डालोगे तो समझ आएगा। कॉफी इन मिल्क होता है, जब मिल्क में कॉफी डालते हो तो वो कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की। तो उस जो अब ऐसे कलर की, ऐसे ब्राउन कलर की, ऐसी ऐसे कलर की दिखती है, कि इसको बोलते हैं कैफे आउलेट। अगर मैं अब एंडोकार्टिस ना डालूं और सिर्फ कैफे इन आउलेट डालूं तो देखो क्या खुलेगा। ये कॉफी इन मिल्क, ठीक है, इस कलर के पिगमेंट पड़ते जाते हैं। क्लियर दिख रहा है? ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये तो इस कलर के डार्क रंग क्यों पड़ते हैं पिगमेंट? क्योंकि जो आपके, आप जानते हो आपके पिगमेंटेशन कौन कराता है? मेलेनिन। जो आपका मेलेनिन हार्मोन होता है ना वो एबनॉर्मल बनने लग जाता है, तो उस वजह से क्या हो जाती है? मेलेनोसाइट्स। तो ये पिगमेंट पड़ते हैं, ठीक है। और ये क्यों? बैक्टीरिया की वजह से। हीमोडायनेमिक्स चेंजेस क्या क्या दिखेंगे? हीमोडायनेमिक चेंजेस का मतलब होता है कि आपके ब्लड में क्या क्या, हार्ट में क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ मर्मर, यानी एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्व डिस्टर्ब हो रहे हैं। हार्ट फेल भी हो सकता है ना, क्योंकि वॉल्व डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों होगा? क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व आपका फेल हो जाएगा, तो वेंट्रिकल्स पर लोड भर जाएगा तो फेल हो सकता है। पल्मोनरी इडीमा क्यों सर? क्योंकि अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो गया तो राइट वेंट्रिकल, अगर राइट वेंट्रिकल में आपका कौन सा वॉल्व होता है? पल्मोनरी वॉल्व, और वो फेल हो गया तो सारा का सारा ब्लड किस में, जो एक्सट्रा एक्टाउट में किस में जाना लग जाएगा? लंग्स में। तो वहां ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आपसे हार्ट का और लंग्स का एक रिलेशन होता है, जब भी वॉल्व वगैरह डिस्टर्ब होते हैं तो एक अफेक्ट है तो दूसरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो पल्मोनरी इडीमा ड्यू टू रप्चर वॉल्व, जो वॉल्व रप्चर लग जाएंगे तो एबनॉर्मल ज्यादा ही फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा लंग्स में, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। और बहुत सारे एम्बोलिज्म, मतलब कि अगर वो बैक्टीरिया फैल फैल के जा रहा है, जहां जहां जा रहा है उसके सिम्टम लिख दो यार, बताने की जरूरत नहीं है। नेल्स नेल्स स्प्लिंटर होने लग जाता है, नेल ये देखो ये ऐसा, अगर वो नेल्स में पहुंच गया ना तो ऐसे आपके नेल्स पड़ने लग जाते हैं, नेल्स स्प्लिंटर ऐसे। मैं आपको सबके डायग्राम दिखाता हूं जिससे यही क्लियर होता जाए। इस तरीके से नेल्स में दिखेगा। तो नेल्स में दो चीजें हो गई, एक तो हमने क्लबिंग पढ़ी, वो ऑक्सीजन की कमी से थी, ठीक है, और ये ऐसे नेल्स में पड़ते जाते हैं, दिख रहे हैं? ये पहचान है। ये कभी खुद के दिखा करो कि बॉडी में क्या आपके इन्फेक्शन अगर नेल्स में आ गए, ठीक है ना,
तो इसको फिर स्प्लीन, स्प्लीन अगर स्प्लीन में फैल गया तो स्प्लीनोमेगेली हो सकता है। कोई भी पेरिफेरल आर्टरी, आपके बॉडी की कितनी आर्टरीज है, कोई भी जा सकता है, तो क्लॉडिकेशन और गैंग्रीन। क्लॉडिकेशन का मतलब क्या होता है, यहां से कुछ लोगों को क्लॉडिकेशन का मतलब ही नहीं पता होता है। क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन हमेशा याद रखो, क्लॉडिकेशन की डेफिनेशन का मतलब होता है पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, उसका मतलब होता है क्लॉडिकेशन। बहुत बार सुनोगे जॉ, देखो इस क्लॉडिकेशन के आगे कुछ भी लगा दू, अगर मैं लगा दू जॉ क्लॉडिकेशन तो क्या लिखोगे, जॉ पेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन जॉ। यानी अगर मैं लैग बोल दूं तो लैग पेन ड्यू टू क्या, वो लेस ब्लड इन लेग। अगर मैं कुछ भी आगे वर्ड लगा दूं, मैं अगर आपको लिख दूं सपोज करो नेक क्लॉडिकेशन, तो बोले क्या लिखोगे, नेक पेन ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई इन नेक। तो क्लॉडिकेशन का मतलब होता है पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई क्यों लैक हो रही है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आ रहा है तो ब्लड सप्लाई को रोकता है। और गैंग्रीन का मतलब तो समझते ही हो कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो चीजें गैंग्रीन करना स्टार्ट करेंगी। ब्रेन में पहुंच गया तो कन्वर्जन्स आ तक सकते हैं, आपकी बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, कुछ भी है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जहां जा रहा है वहां उसकी बीमारी लिख दो। फेज या डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, किडनी में गया तो आपको हीमाटूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है। स्किन में चला गया तो आपको जानेवे लीजन्स हो सकते हैं। व्हाट इज जानेवे लीजन, स्किन में जाता है ना तो आपको जानेवे लीजन्स होते हैं। ये ऐसे पाम पे पड़ने लग जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं पाम पर, ये दिख रहा है, इसको जाने वाली ये, इससे अगर स्किन में फैल गया ना तो ऐसे इन्फेक्शन, ऐसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जाने वे लीजन्स, ऑन पाल्म और सोल्स में पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑसलर नोट्स भी पढ़ते हैं, ऑसलर नोट्स भी बताता हूँ, ऑसलर नोट्स भी देखते हैं, है ना, जिनमें क्या क्या ऑसलर नोट्स कैसे होते हैं ऐसे। ये देखो अभी ये ना इतने सारे सिम्टम्स इसमें आप इसलिए पढ़ रहे हो कि ये जहां जहां फैलेगा आपको उसके सिम्टम्स पढ़ रहे हो, तो जहां जहां फैलेगा उसके एक एक नाम हमें सबका याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्किन में फैल रहा था तो क्या बोल रहे थे, जानेवे लीजन्स। और ऑसलर नोट्स का मतलब होता है पेनफुल टेंडन स्वेलिंग, पेनफुल। जानेवे ऑसलर नोट्स ऐसे होते हैं, देखो इन दोनों में अंतर समझना, ठीक है। लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जानेवे लीजन्स क्या है और ऑसलर नोट क्या है। जानेवे लीजन सिर्फ एक तरीके का पिगमेंटेशन है रेड कलर का, इस तरीके से। और ऑसलर्स नोड होते हैं ना, ये उठे हुए होते हैं, ये होते हैं पेनफुल टेंडर स्वेलन नोड्यूल्स, और ये आपके होते हैं फिंगर्स पर। और जानेवे लीजन होते हैं पाल्म और सोल पर, और ये ऑसलर नोड्स उठे हुए होंगे अलग ही, छूने पर बहुत दर्द होगा, और ये आपको होते हैं जनरली फिंगर्स पर, ठीक है। ये ऑसलर्स नोड, ये सब क्या है, इन्फेक्शन की निशानी है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। ऑसलर नोड्स, रॉथ स्पॉट पड़ते हैं, रॉथ स्पॉट, अगर रॉथ स्पॉट कहां पड़ते हैं, हमने सबका एक एक पढ़ना है। अगर आंखों में चले गया, क्योंकि ब्लड आंखों में भी तो जाता है, तो रेटिना डैमेज होने लग जाती है, रेटिना में व्हाइट कलर का स्पॉट्स पड़ने लग जाता है, एक व्हाइट कलर का स्पॉट पड़ जाता है, उसे बोलते हैं रॉड्स स्पॉट। इसलिए इस लेक्चर में आपको बहुत याद करना है, बहुत, क्योंकि सबके एक एक के मैं सबको समझा सकता हूँ, नाम आप ही को याद करने हैं। तो रेटिना में से व्हाइट कलर का स्पॉट पड़ने लग जाता है, ये दिख रहा है ऐसे, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि हमने रॉसपॉट, इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना वो कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड सब जगह जा रहा है, और जहां इन्फेक्शन जा रहा है तो वहां हो सकता है किडनी में गया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना। क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, आप तो क्लिनिकल फीचर ऐसे हेडिंग वाइज मत याद करना, सबके एक साथ कर लो, वही सारे, जैसे सीवियर अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फिब्राइल इलनेस, मतलब फीवर आना बहुत ज्यादा, है ना, प्रोमिनेंट ऑफ चेंजिंग ऑफ हार्ट मर्व, जो नॉर्मल साउंड सुनाई देते थे ना हार्ट में, वो ना सुनाई देकर एबनॉर्मल देंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्व डैमेज हो रहे हैं तो ब्लड रश होगा। एम्बोलिक एपिसोड्स का मतलब होता है जैसे किसी को बार बार कहो, एम्बुलिक जो इतनी एम्बुलिक अभी सब पढ़ के आए हो ना सब सिम्टम्स, वो कहीं को किसी को ऑसलट्स नोड दिख रहे हैं, किसी को जाने हुए लीजन्स दिख रहे हैं बार बार, तो ये भी आपको दिखेगा। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेनल कार्डियक फेलियर, क्योंकि हमने पढ़ा किडनी भी फेल हो सकती है, हार्ट भी फेल हो सकता है ना। पोस्ट ऑपरेटिव वालों के लिए एक स्पेशल लाइन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिनको अगर आप कैसे पहचानोगे जिसको पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, उसको ऑपरेशन के बाद विद इन 60 डेज बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है बार बार, तो हाँ, तो फिर हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंडोकार्डाइटिस फिर जरूर चेक करवाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, क्यों बार बार फीवर आ रहा है। तो जिनको ऑपरेशन हुआ उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन लिख के आना, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं। किसी का राइट साइड का अगर फेल हो गया हो क्या, तो क्या स्पेशल
बाकी सबको सेम रहेगा, बस एक चीज डिफरेंट रहेगी, क्या? जो राइट साइड का हर्ट होता है, जैसे राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, यहां से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। तो जो कुछ अब जो भी ब्लड आएगा वो कहां जाएगा? लंग्स में। यानी सर अगर राइट साइड का हमारा अफेक्ट होगा हार्ट, तो मेजरली जो सिम्टम्स दिखेंगे वो लंग्स में दिखेंगे। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा ब्लड लंग्स में जाता है। तो पल्मोनरी इन्फाक्शन हो सकता है। प्लूरेसी का मतलब होता है जो लंग्स की आउटर लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन। प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है कि मतलब फ्लूइड बढ़ सकता है ना, क्योंकि ड्यू टू वेजिटेशन इन्वॉल्व, मतलब वो जो ब्लड है वो लंग्स में इजीली ट्रेवल कर जाएगा अगर आपको राइट साइड का इन्फेक्शन हुआ है। क्यों? तो राइट साइडेड काम समझ ही लिए, क्योंकि राइट साइड का पूरा जो ब्लड जा रहा है वो लंग्स में जा रहा है। तो अब राइट साइड में जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो वो सबसे पहले अफेक्ट किसको करेगा? लंग्स को। ठीक है। तो राइट साइड में जो आपके सिम्टम्स लिख के आओगे वो लंग्स के ज्यादा लिख के आओगे, जैसे पल्मोनरी इन्फाक्शन। इन्फाक्शन का होता है ऑक्सीजन की कमी होना लंग्स में। प्लूरेसी का मतलब होता है जो लंग्स की आउटर लेयर है ना, प्लूरा, उसका इन्फ्लामेशन होना। और प्लूरल इफ्यूजन मतलब लंग्स में फ्लूइड भर जाना। तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे? सर क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सब कॉमन इन्वेस्टिगेशन होंगे, स्पेशलाइज्ड क्या होंगे? कुछ नहीं। तो ब्लड कल्चर कराओगे, ब्लड कल्चर का टेस्ट कराओगे। ब्लड कल्चर में क्या क्या देखने को मिलेगा सर? ब्लड कल्चर में कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो क्या मिलता है ब्लड कल्चर में देखने को? सर ल्यूकोसाइटोसिस, यानी सर डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ी हुई मिलेगी, प्लस ईएसआर और सीआरपी बढ़े हुए मिलेंगे। क्यों? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ी मिलेगी, और सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत कॉमन टेस्ट है। ये सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है कि नहीं। तो ये इन्फ्लामेशन है, अगर ये बढ़े हुए मिलेंगे तो आपको आपकी बॉडी में ये पता चल जाएगा, अच्छा इन्फ्लामेशन। इससे ये पता नहीं चलेगा कहाँ इन्फ्लामेशन है, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो किसी भी वजह से हो सकता है। तो ये बढ़े हुए आपको बताएंगे कि हाँ इन्फ्लामेशन। एनीमिया मिल सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया है तो वो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में है, तो वो उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो एनीमिया के साइंस भी दिख सकते हैं। ठीक है। तो ब्लड कल्चर में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपके सीरम में चेक करते हैं कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट आपको है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो फॉर ब्रूसेला ऐसा देखा गया है कि अगर आपको ब्रूसेला से इन्फेक्शन हुआ ना, तो आपका जो ब्लड कल्चर टेस्ट है वो निगेटिव आता है ना, आपकी डब्ल्यूबीसी बड़ी मिलेगी ना, ईएसआर सीआरपी बड़े नहीं मिलते, और फिर भी आपको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो ब्रूसेला कितना खतरनाक है सोचो, क्योंकि सबसे पहले हर डॉक्टर ब्लड कल्चर ही कराता है। सबसे पहले एक ही काम है सबका कि ब्लड कल्चर कराओ, और ब्लड कल्चर में कुछ गड़बड़ निकलती है तो आगे चलते हैं। लेकिन सोचो ब्रूसेला का काम ही खराब है। उनमें जिनमें ब्रूसेला से इन्फेक्शन होता है ना, जिनका ब्रू कल्चर होता है, उनमें जल्दी देखा गया है कि उनका ब्लड कल्चर नेगेटिव निकलता है। तो ये भी खतरनाक है। इसलिए ब्लड कल्चर भले नेगेटिव निकले, अगर हमें ऐसी कोई लग रहा है तो हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है आपके सीरम में पता करना कौन सा ब्लड प्रेजेंट है। क्लियर? अगर हमें पता चल गया कि भैया हमारे सीरम में कौन सा ब्लड प्रेजेंट, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे सर? तो हम उस बैक्टीरिया के लिए मेडिसिन लेंगे। कैसे लेंगे वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी तो हम डायग्नोस पढ़ रहे हैं। और अदर इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे सर? अदर इन्वेस्टिगेशन में और जनरल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जैसे हाइपर ग्लोमिनियमिया टेस्ट करा लेंगे। ग्लोमिनियमिया का मतलब होता है कि आपके यूरिन में ग्लोबिन बहुत, आपके ब्लड में, आपके आपके सॉरी ब्लड बोल रहा हूँ, आपके ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो बढ़ जाए बहुत ज्यादा। तो वो क्यों बढ़ेगी? जब आपकी कोई किडनी गड़बड़ हो तो ये शो करेगी कि आपकी किडनी तो खराब नहीं है ना। रोमेटिक, पॉजिटिव रोमेटिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने लास्ट लेक्चर में रोमेटिक फीवर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि रोमेटिक टेस्ट कराते हैं। तो रोमेटिक फीवर का क्या था? HLA-DR3, इसका टेस्ट करा के देखते हैं। क्यों सर? क्योंकि रोमेटिक फीवर भी तो एक बैक्टीरिया की वजह से ही हो रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले रोमेटिक फीवर हो गया हो, क्योंकि रोमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन में एंडोकार्डाइटिस पढ़ के आए हो कि हमने बोला था कि अगर किसी को रोमेटिक फीवर हो सकता है तो क्योंकि रोमेटिक फीवर में भी, अच्छा मुझे बहुत छोटी सी बात बताओ, रोमेटिक फीवर में बॉल खराब हो रहे थे? सर बिल्कुल हो रहे थे। रोमेटिक फीवर में हमारे सर वॉल बिल्कुल खराब हो रहे थे, कि अगर हमें रोमेटिक फीवर हो रहा था तो वो हमारे, क्योंकि रोमेटिक फीवर्स में क्या हो रहा था, वॉल भी डैमेज हो रहा था, क्योंकि वो पेनकार्डाइटिस कराता था ना तीनों लेयर को। पेरिकार्डाइटिस भी कराता था, है ना, जिसमें ब्रेड बटर अपीयरेंस दिखाता था। मायोकार्डाइटिस कराता था सर, जिसमें क्या दिखाता था? मायोकार्डाइटिस में हमें दिखाता था जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक होने के, सब जो हार्ट अटैक बोल रहा हूँ, हार्ट फेलियर होने के हमारे सबसे ज्यादा चांसेस थे। ठीक है। एशॉप बॉडी दिखाता था, मायोकार्डियम में क्या एशॉप बॉडी दिखाता था। पेरिकार्ड तो उसी तरीके से एंडोकार्डाइटिस भी होता था, उसके अंदर भी एंडोकार्डियम में के भी सेल्स को मारता था, तो वहां पर वॉल्व डैमेज होते थे।
होते थे कि नहीं होते थे? अगर आपको रोमेटिक फीवर की वजह से अगर वॉल्व डैमेज हो गए तो अब बैक्टीरिया आएगा तो इजीली आपको एंडोकार्डाइटिस भी करा देगा। इसलिए रोमेटिक फीवर फैक्टर भी चेक करते, कहीं ऐसा नहीं उसको रोमेटिक फीवर हो गया जिसके वजह से इसके वॉल्व डैमेज हो गए हो और इसका हार्ट सप्रेस हो गया हो और फिर बाद में कोई बैक्टीरिया आया हो और जिसने इसको एंडोकार्डाइटिस करा दिया हो, तो इसलिए ये भी चेक करते हैं। ठीक है, इको करा लोगे, इको में आपको क्या दिख जाएगा कि अगर आपको कोई भी वॉल्व खराब हुए हैं तो वो अच्छे से नजर आ जाएंगे, चेम्बर डायलेट यानी चेम्बर डिस्टर्ब हुए हैं तो वो भी दिख जाएंगे। फिर बाकी इको कराओ, ट्रांस ईसोफेगल क्योंकि जीआईटी का इन्फेक्शन तो नहीं है तो उसे चेक करो, है ना, कोई एब्सेस वगैरह तो नहीं बन रहा है, तो ये सारे सब कुछ हम करेंगे चेक। ठीक है, इसमें एक ड्यूक क्राइटेरिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जैसे आप रोमेटिक फीवर में क्राइटेरिया पढ़ के आए थे, डेट इज जॉन्स क्राइटेरिया, पढ़ा था जॉन्स क्राइटेरिया, उसमें भी दो मेजर और माइनर थे। उसमें भी हम बोलते थे कि अगर उसका मेजर में अगर दो मेजर एक साथ दिख गए तो रोमेटिक फीवर बोल देते थे, या एक मेजर और दो माइनर एक साथ दिख जाते थे तो हम उसको रोमेटिक फीवर बोलते थे। ऐसे ही इसमें भी क्राइटेरिया है, इसमें भी मॉडिफाइड डुक क्राइटेरिया है। सेम वैसे ही इसमें भी मेजर और माइनर है। इसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर मेजर, अगर आपको ऐसा अगर बोलते हैं कि अगर आपको मेजर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी एंडो का, जैसे आप क्या कराओ मेजर, उन्होंने बोला कि पहले आप ब्लड कल्चर और सीरोलॉजिकल टेस्ट दोनों पॉजिटिव आ रहे, यानी ब्लड कल्चर में भी सब कुछ आपको दिख रहा है, सीरम में भी बैक्टीरिया दिख रहा है तो, और आपको सिम्टम्स आ रहे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एंडोकार्डाइटिस होता है, तो आपको इको वगैरह कराना चाहिए, है ना। और माइनर में उन्होंने बहुत बेसिक बात है बोली, उन्होंने बोला कि माइनर में सपोज करो कि अगर जैसे आपका ब्लड कल्चर पॉजिटिव, मतलब जैसे क्या कोई एबनॉर्मल ड्रग एब्यूज कर रहा है या पहले भी उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो चुका है या उसकी प्रोस्टेटिव वॉल्व की सर्जरी हुई है या बुखार है या उसका कोई इम्यूनिटी है उसकी सप्रेस है जिसके सिम्टम्स पड़ चुके हैं, या हीमोडायनेमिक यानी वेस्कुलर फिनोमिना वो सब उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो सब माइनर के हो गए। अगर उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो माइनर सिम्टम्स हैं, मगर मेजर यही है। क्यों? क्योंकि इसी से तो पता चलेगा आपके बॉडी में बैक्टीरिया है कि नहीं, तो ये मेजर है, सीरोलॉजिकल टेस्ट और ब्लड कल्चर टेस्ट। बाकी और कुछ इन्फेक्शन है तो उसको माइनर सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया क्यों बना गया? क्राइटेरिया बना गया ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स, पहले ये कराओ, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हम फर्दर आगे चलेंगे ईको वगैरह ये सब कराने के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं होता कुछ भी और सीधा ईको कराने पहुंच गया, ऐसा नहीं होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तब ईको की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन पॉजिटिव आ रही है तो फिर हमें इको कराना चाहिए, है ना, अपने हार्ट को देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे सर? इसका कोई ट्रीटमेंट क्या होगा? बच्चों जैसी बात है, बेसिक ट्रीटमेंट होगा सर। क्या? कि बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबायोटिक खिलाएंगे, और क्या? और क्या ट्रीटमेंट होगा सर? कुछ नहीं। और जो अगर जो बैक्टीरिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करेंगे, क्योंकि एंड तो हमें एंटीबायोटिक्स ही खिलाने पड़ेंगे, मारना तो हमें बैक्टीरिया ही है, वरना हम कॉम्प्लिकेशन कितनी भी ठीक कर लें वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अफेक्ट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। हम उसके सिम्टम्स ठीक करते रहेंगे और हम बैक्टीरिया बना हुआ है तो फिर खराब कर देगा। तो सर पहले क्या करो सर? सबसे पहले उस बैक्टीरिया को मारो। वो बैक्टीरिया मर गया और फिर उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, जैसे हार्ट में वॉल्व खराब हो गया तो फिर भैया वॉल्व का रिप्लेसमेंट कर देंगे, है ना, वॉल को रिप्लेसमेंट कर देंगे। हम पता चले वॉल का रिप्लेसमेंट करें, वॉल फिर खराब हो जाए तो पहले बैक्टीरिया को मारो फिर वॉल का रिप्लेसमेंट कर देंगे। अगर लंग्स डैमेज हो गए तो फिर लंग्स की सर्जरी कर देंगे या लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, मगर पहले तो सर हमें उस बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते थे, सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। दो तरीके से मेडिकेशन आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, हमेशा याद रखो सर। कैसे? जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स आपको जो डॉक्टर्स लिख देते हैं ना, वो सब लिखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जब सेकंड ईयर फार्मा में पढ़ के आए होगे, दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये याद रखना बहुत अच्छे, एंटीबायोटिक्स, और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। नाम में ही समझ आ रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब एक बड़ी, जब हमें पता नहीं है कि किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि हर बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया तो करोड़ों हैं, हम हर बैक्टीरिया को नहीं पकड़ पाएंगे। जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं, जो 8-10 कॉमन बैक्टीरिया, हम उन्हीं को सीरम में पकड़ पाते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हर बैक्टीरिया को नहीं पकड़ पाते, मोस्टली 8-10 बैक्टीरिया को पकड़ पाते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं उनको, वरना तो बैक्टीरिया तो करोड़ों है, किसी से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब आपको बुखार आया, सपोज आपको इन्फेक्शन की वजह से बुखार आया, तो क्या डॉक्टर आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट कराता है कि कौन से बैक्टीरिया से हुआ है? नहीं कराता। और आपको एंटीबायोटिक दे देता, तो कौन सी एंटीबायोटिक देता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब वो क्या होता है? वो एंटीबायोटिक्स जहां हमें पता ही नहीं है कि बैक्टीरिया कौन सा है, तो भैया एक ब्रॉड में खिला दो दवाई, कोई भी बैक्टीरिया होगा मर जाएगा, सीधी सी बात है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि जहां हम जानते हैं कि हाँ भैया जो बैक्टीरिया है वो स्टेफाइलोकोकस से ही हमें हुआ है,
स्टेफिलोकोकस से ही हमें हुआ है। तो हमें पता है कि जो स्टेफिलोकोकस को बेस्ट एंटीबायोटिक मारती है वो होती है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन। तो अब हम इसको जो देंगे, हम उसको वैनकोमाइसिन ही देंगे। हम क्यों उसको पेनिसिलिन देंगे, हम क्यों उसको और भी कोई ड्रग देंगे, हम उसको वही देंगे ना जिससे पर्टिकुलर वो ही बैक्टीरिया मरता है। मगर आपको सर उसको पता करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। वो सीरोलॉजिकल टेस्ट जनरली लोग नहीं कराते और करा भी देते हैं। तो मैंने वही बात बोली कि 8-10 बैक्टीरिया ही पता चलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, बैक्टीरिया तो लाखों हैं। तो इसलिए अगर पता पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट और हमें पता चल गया और हमने नैरो वाली दवाई खाई तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर हमें पता है कि ये हमारा दुश्मन है, हम सीधे उसी को मारे, उसी में गोली मारेंगे। हमें पता है कि वो सामने हमारा दुश्मन हमें दिख रहा है, मैं सीधे गोली मार दूंगा, मर जाएगा। हमें दुश्मन नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, हमें गोली इधर उधर सब जगह चलानी पड़ेगी और उसमें तब जाकर उसमें लगेगी। और ऐसे में हमें गोली भी बहुत चलानी पड़ेगी, प्लस समय भी बहुत लगेगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक हमें लंबे समय तक खानी भी पड़ती है, प्लस ज्यादा क्वांटिटी में भी खानी पड़ती है, और प्लस उसका रिजल्ट भी देर में आता है। मगर नैरो स्पेक्ट्रम का कम क्वांटिटी में खानी पड़ती है, रिजल्ट जल्दी आता है। मगर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए हमें अपने दुश्मन को पहले फाइंड करना पड़ेगा, अच्छा इस जगह पे तभी हम खा सकते हैं, वरना खा नहीं सकते। ठीक है? तो जो डॉक्टरों पे जाते हो सब जगह, जो मेडिकल्स पे जाके चले जाते हो ना, सर बुखार आ रहा है, जुकाम खांसी और आप हमें दवाई दे दो, तो सब जो दवाई देते हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही होती है एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम जब ही दी जाती है जब हमें पता हो कि हाँ पर्टिकुलर इसी बैक्टीरिया से आपको हुआ हो। तो अब जिन लोगों में, अब जिनका कल्चर नेगेटिव आया, कल्चर नेगेटिव मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, तो अब हम जो भी दवाई देंगे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे। तो ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की दवाई है, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, सेफेट्रोक्सोन, अमोक्सिसिलोन, फ्लॉक्सेन, वैनकोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जब नहीं पता। और अगर हमें पता चल गया कि हाँ भैया इस बैक्टीरिया से पर्टिकुलर हुआ है तो हम कौन सी देंगे, नैरो स्पेक्ट्रम, है ना। वैनकोमाइसिन, पेनिसिलिन जनरली जो एलर्जिक पेशेंट्स है उनमें देते हैं। ठीक है? जैसे सपोज करो आपको स्टेफिलोकोकस से हुआ है तो आप वैनकोमाइसिन ही स्पेशली दोगे तो जल्दी ठीक होगा। स्ट्रेप्टोकोकाई से हुआ है तो बेंजाइल पेनिसिलिन और सेफ्ट्रोक्सिन देते हैं। ठीक है? ये दोनों ड्रग देंगे। तो ये नाम याद करने पड़ेंगे कौन सा किस में दिया जाता है। बाकी आपको अगर याद है, सब याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर याद करो अभी दोबारा। ठीक है? अगर फंगस कैंडिडा से इन्फेक्शन और आपको पता चल गया अच्छा आपको कैंडिडा से इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर आप कौन सी मेडिसिन देते हो, फिर आप देते हो एम्फोटेरिसिन। ठीक है? तो आप ये वाली मेडिसिन दोगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या, सर्जरी जब हम करेंगे जब हम पहले बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, जब बैक्टीरिया मर जाएगा उसके बाद फिर हमारा काम क्या है कि उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई हैं उन्हें ठीक करो। वरना पहले अगर कॉम्प्लिकेशन ठीक करने जाओगे और बैक्टीरिया को मारा नहीं है तो बैक्टीरिया फिर खराब कर देगा, मतलब क्या है। तो पहले जब बैक्टीरिया हो जाता है हमें लगता है कि हाँ इसका बैक्टीरिया मर गया, तो फिर उसका जो कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, जैसे सपोज करो किसी के वॉल्व डैमेज हो चुके हैं पूरे बैक्टीरिया की वजह से, तो फिर वॉल्वोप्लास्टी, वॉल्वोटॉमी करनी पड़ जाती है। ठीक है? प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाने पड़ जाते हैं। या फिर हमने इको में देख लिया कि वेजिटेशन दिख रहा है, यानी हमें इको में दिख गया कि अच्छा इस जगह पर बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो रहा है, तो कट करके उस फॉर्मेशन को अलग निकाल लेते हैं, लार्ज वेजिटेशन को अलग कर लेते हैं। पस बन गया है तो पस बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारी, तो ऑन सेकेंड वन जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हुई है उनको ठीक करो। प्रोफिलैक्सिस में भी मेडिसिन दी जाती है, ये तो हम हमेशा ही देते हैं हर सर्जरी से। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है एडवांस में, आपको वो चीज हुई नहीं है लेकिन फिर भी दो। इसीलिए तो आपको कुछ भी हुआ हो आपको एंटीबायोटिक हमेशा देते हैं, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो दो। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है ना तो आप इंतजार मत करो कि आपको एंडोकार्डाइटिस होगा तब हम देंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ हम वैनकोमाइसिन, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन देने लग जाते हैं कि भैया खा लो, कल को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करके हार्ट में ना पहुंच के एंडोकार्डाइटिस करा दे। उसी तरीके से अगर आपको जेनाइटल का इन्फेक्शन हुआ है या आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अगर आपको इसोफेगस वगैरह का इन्फेक्शन हुआ है तो फिर हम पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन ये सारे पहले से ही देने लग जाते हैं, वो एंडोकार्डाइटिस में कन्वर्ट ना हो जाए। या फिर कहीं स्किन और या फिर सॉफ्ट टिश्यू का सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें भी यही सारे ड्रग पहले ही देने लग जाते हैं, क्योंकि हम इंतजार थोड़ा ना करेंगे कि इसको होने दो तब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है? तो ये सारे ड्रग हम पहले देते ही है, सब की सब क्या है, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें मेजर एक ही काम है, बैक्टीरिया को खत्म करना। इसके अलावा इसका और दूसरा कोई ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ नहीं। क्लियर? बाकी जो कॉम्प्लिकेशन हो गई उनको ठीक करेंगे। तो ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। थैंक यू।